बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेस ऑफ लाइट। जैसे कि आप सब बच्चों ने चैप्टर नंबर 8 में इंटरफेस ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा है कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस ऑफ लाइट ऐसी सुपरपोजिशन है जिसमें दो ऐसी लाइट वेव्स मिलती हैं जो आपस में मोनोक्रोमेटिक होती हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है उनका एक रंग होता है, उनकी एक वेवलेंथ होती है। मतलब रेड कलर से मिलेगा, ब्लू कलर से मिलेगा। इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। और जिन से वो निकल के आ रही होंगी उनको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज की बात हम आगे चल के तफसील से पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इंटरफेरेंस की दो एग्जाम हमने चैप्टर 8 में पढ़ी थी। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसा इंटरफेरेंस होता है जिसमें क्रस्ट के साथ मिलता है, ट्रफ के साथ मिलता है। ऐसे इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक वेव है और इसके साथ ये दूसरी वेव है। दोनों में क्रस्ट से मिल रहा है, ट्रफ से मिल रहा है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लैम्डा। मतलब इन दोनों वेव्स में जो फर्क का डिफरेंस का फॉर्मूला है वो ये वाला है। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसा है जिसमें मुख्तलिफ चीजें मिलती हैं, एक ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास तामीरी काम नहीं होगा बल्कि तखरीबी काम होगा, तबाही वाला काम होगा। मतलब वो एक दूसरे को जाया कर देंगे। ऐसे इंटरफेस के लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है वो कुछ यूं है। इस दोनों इक्वेशंस को आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में डिराइव किया था। इसके बाद इंटरफेस की शरायत क्या है। रोशनी की चूंकि वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, उसको इंटरफेस के तौर पे यूटिलाइज करने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगी। उसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो रोशनी के सोर्सेज हैं वो मोनोक्रोमेटिक हो। ये बहुत मुश्किल काम होता है कि हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स मिले, लेकिन इसको हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर सोर्स मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा तो हम इंटरफेस ऑफ लाइट को मेजर नहीं कर सकेंगे। मतलब ये है कि अगर सोर्स मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी एक नहीं होगी, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का हामिल होगा। दूसरी बात ये कि जो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट हो। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब ये है कि आप बुनियादी तौर पे एक सोर्स यूज करें, उसके आगे आप दो स्लिट्स लगा दें, तो उन दोनों स्लिट्स में से रोशनी निकलेगी। वो जो रोशनी है वो हमारी कहलाएगी कोहेरेंट सोर्सेज। क्योंकि ये दोनों जो सोर्सेज हैं ये पीछे एक ही जगह से रोशनी ले रहे थे और उसको आगे ये ट्रांसमिट कर रहे हैं। इन सारी शरायतों को समझने के लिए हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो पहला तजर्बा है जो मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली इस बात को साबित करता है कि रोशनी का इंटरफेस किस तरह करके वकूअ पज़ीर होता है, किस तरह उसको समझा जा सकता है। तो ये उसकी डायग्राम है। सबसे पहले इसको गौर करें। ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, ये उसमें दो स्लिट्स हैं। इन स्लिट्स में से रोशनी निकल के आगे जा रही है, रोशनी के वेव फ्रंट्स आगे जा रहे हैं और आगे जाके वो वेव फ्रंट्स स्क्रीन पे पड़ रहे हैं। ये जो स्क्रीन है ये इस स्लिट से किसी फासले पे मौजूद है और हमें ये फासला बड़े अच्छे से पता है कि स्क्रीन कितनी दूर पड़ी हुई है। उस फासले का नाम है एल। उसके बाद ये दोनों जो स्लिट्स हैं इनके दरमियान में भी कुछ ना कुछ फासला है और वो जो फासला है उसको बोलते हैं स्लिट सेपरेशन और उसको हम स्मॉल डी से शो कर रहे हैं। सी पॉइंट जो है इन दोनों स्लिट्स के दरमियाने पॉइंट को शो कर रहा है और ये जो ओ है ये स्क्रीन के मिडिल पॉइंट को शो कर रहा है। पी वो पहला पॉइंट है जहां पर ये दोनों रेज मिल रही हैं। एक रे ए पॉइंट से निकली है, एक रे बी पॉइंट से निकली है। दोनों जो रेज हैं इस पी पॉइंट पे मिल रही हैं। अगर हम पॉइंट ए से डी पर एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो हमें पता लगेगा कि रे नंबर 1 में और रे नंबर 2 में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है और वो ये है पाथ डिफरेंस। इसका हमने नाम रख दिया बी डी। इस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इस ट्राइंगल को बाहर बना लेते हैं। इस ट्राइंगल में ये एंगल बन रहा है थीटा। थीटा के बिल्कुल सामने जो साइड होती है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 के ऑपोजिट जो साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा बराबर आ गया बी डी ओवर डी
यहां से डी इधर आ गया तो बी डी बराबर आ गया डी साइन थीटा के, एंड बी डी को हम लिखेंगे पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब हम जैसा कि जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस इसके बराबर होता है और डिस्ट्रक्टिव के लिए इसके बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करेंगे, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो m लैम्डा डी साइन थीटा के बराबर आ गया, डी साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ये जो इक्वेशन है ये स्पेशली लागू होती है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसी तरह जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 3 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन वजूद में आएगी। ये जो इक्वेशन है ये होल्ड करती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब जब भी कभी हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को स्टडी करना है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करना है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। ओके, अब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी मामला मिल गया, डिस्ट्रक्टिव के लिए मामला भी मिल गया। तो अब हम देखना ये चाहते हैं कि स्क्रीन पर जो पहली फ्रिंज बनी है उसका सेंटर से फासला कितना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सी पॉइंट को पी पॉइंट से मिला देते हैं, तो हमारे पास ये ट्राइंगल वजूद में आती है COP। इस ट्राइंगल को मैंने ये दोबारा बाहर बना दिया है। इस ट्राइंगल में ये y है स्क्रीन के अलोंग फासला और L है स्क्रीन का स्लिट से फासला। तो अब हमारे पास एक तरफ परपेंडिकुलर है, एक तरफ बेस है। ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है बेस और परपेंडिकुलर और बेस y ओवर l। तो जैसे कि मैथ वाले स्टूडेंट्स जानते हैं स्मॉल एंगल्स के लिए टेन थीटा साइन थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। तो टेन थीटा की जगह साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा बराबर आ गया y ओवर l के। ये साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें। जब हम इक्वेशन 4 में साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा डी वाई ओवर एल एम लैम्डा, और यहां से y किसके इक्वल आ गया एम लैम्डा एल ओवर डी। मतलब इस इक्वेशन में हमें जो y मिल रहा है वो मिल रहा है ब्राइट फ्रिंज के लिए। ब्राइट फ्रिंज तब बनती है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। उसके बाद अगर हम साइन थीटा की जगह इस इक्वेशन नंबर 5 में y ओवर एल पुट करें तो ये मामला आ जाएगा, तो डी वाई ओवर एल इसके बराबर आ गया और यहां से y जो है वो इसके बराबर आ गया। अब ये जो इक्वेशन है ये यूज करते हैं हम डार्क फ्रिंज के लिए। डार्क फ्रिंज तब बनती है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ब्राइट फ्रिंज तब बनती है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ करता है। और इसके बाद सबसे जो आखिरी बात है कि हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज से अगली ब्राइट फ्रिंज में कितना डिस्टेंस हो सकता है, उसको कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग फ्रिंज स्पेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम दो ब्राइट फ्रिंजेस की बात करते हैं। फॉर टू ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब एक ब्राइट फ्रिंज और दूसरी ब्राइट फ्रिंज में कितना फासला होगा, उस फासले को हम शो करते हैं डेल्टा वाई से। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लेट ym इज इक्वल टू एम लेम्डा एल ओवर डी। ये हमारे पास कोई सी ब्राइट फ्रिंज है। अब इससे जो अगली ब्राइट फ्रिंज होगी, फॉर नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज, उसको हम लिखेंगे y m प्लस 1 इज इक्वल टू m प्लस 1 लेम्डा एल ओवर टी। हमने दोनों तरफ m में एक प्लस कर दिया, 1 को प्लस कर दिया। ये अगर सेकंड ब्राइट फ्रिंज है तो ये उसके बाद थर्ड ब्राइट फ्रिंज होगी, अगर ये फोर्थ है तो ये फिफ्थ होगी, मतलब ये उससे बिल्कुल अगली ब्राइट फ्रिंज है। अब इस इक्वेशन का नाम रख ले इक्वेशन नंबर x, इसका नाम रख ले इक्वेशन नंबर y। इक्वेशन नंबर y में से इक्वेशन x को माइनस कर दे, इक्वेशन बल्कि y की जगह नाम रख ले इसका अपना z रख ले, इक्वेशन z माइनस इक्वेशन x। नौ इसमें से इसको माइनस कर दे, y m प्लस 1 माइनस y m इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लेम्डा एल ओवर टी। बहुत इजी मैथमेटिक्स से आप सब कर सकते हैं। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा वाई से, लेम्डा एल ओवर टी। तो डेल्टा वाई बराबर आ गया लेम्डा एल ओवर टी। यहाँ डेल्टा वाई क्या है, फ्रिंज स्पेसिंग। दो जो कंसेप्टिव ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके दरमियान में फासले को ये शो कर रहे हैं। सिमिलरली जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनके लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा।
तो ये सारा आज का टॉपिक हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेस ऑफ लाइट को ऑब्जर्व भी करता है, उसके बारे में मैथमेटिकल मेजरमेंट्स भी करता है। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको मसला लग रहा है तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए।